वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला। थोड़ा सा डिले हो गया अगला वीडियो डालने में, चलिए कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग। इसमें काफी कुछ रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है हमारा रिड्यूस सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या कुछ रिड्यूस करके क्या कुछ छोड़ा है। तो हमारे पास रिड्यूस्ड सिलेबस में है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। देन आफ्टर हमें ध्यान देना है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस में। एक क्वेश्चन हुआ करता था, एक टॉपिक हुआ करता था, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, इसीलिए इसको ट्विंस फंक्शन ऑफ या ट्विन सिस्टर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता था। ठीक है, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है फिलहाल अभी के लिए। आपके सामने जो है वो है ए और बी। क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि क्या है कंट्रोलिंग। वहां पर तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस लिखा है, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप उसका मतलब यानी कि मीनिंग और उसकी जो डेफिनेशन है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आंसर राइटिंग करते वक्त या लिखते वक्त यही चीजें होती है जो आपके आंसर को थोड़ा सा असर्टिव और इंपैक्टिव बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेल हेनिंग की जो डेफिनेशन है वो है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। यहां पर डेल जी कहते हैं कि जो कंट्रोल है ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो हमको ये बताता है या ये कंफर्म करके बताता है कि जो परफॉर्मेंस है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो प्लान्ड एक्शन के तहत हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, अगली डेफिनेशन जो है वो जॉन वुडवर्ड की है। इन्होंने कहा है कि कंट्रोलिंग रेफर्स टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए मतलब लगभग सेम है, सिर्फ शब्दों का खेल है। ये कह रहे हैं, वुडवर्ड जी कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग रिफर्स टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग। कंट्रोलिंग क्या है, एक ऐसा टास्क है जो क्या करता है, इंश्योर करता है, वहां पर कंफर्मिटी था, एक ही चीज है, दैट एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ हमको डिजायर्ड रिजल्ट रहा होगा, तो वहां पर प्लान्ड एक्शन कह दिया गया है। दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। तो जस्ट जो निकल कर आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग जो निकल कर आता है वो ये है कि कंट्रोलिंग मींस द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग द डेविएशन। इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करके समझाता हूं। देखिए भैया कुछ विशेष ना है इसमें। सिंपल से एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप पेपर से पहले ये सोचते हैं कि मुझे 90% नंबर चाहिए। सब लोग मत मान लीजिएगा, कुछ लोगों के पहुंच से बाहर है। ठीक है, कुछ लोग अभी से पास होने की होड़ में लगे होंगे कि बस दोनों सूरत पास हो जाए, ये सत्र पास हो जाए, फिर हम बीकॉम देख लेंगे। हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हमको 90% नंबर चाहिए। अब उसने पूरी तैयारी की, मेहनत की और उसने पेपर दिया। क्लियर। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि इनके आए हैं 88%। क्लियर। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, 88%। डिजायर्ड रिजल्ट कितना था, 90%। डेविएशन आया, तो वही चीज कह रहा है कंट्रोलिंग मींस द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज 88% विद स्टैंडर्ड 90% एंड करेक्टिंग द डेविएशन। ठीक है, करेक्टिंग द डेविएशन यहां पर होना चाहिए इफ, ब्रैकेट में लगा दीजिए इफ, अगर कोई डेविएशन है तो। मान लीजिए 90% सोचा, 90% आ गया तो कोई बात ही नहीं। क्लियर। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि 88% आए, हो सकता है कि 92 94% भी हो सकता है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, चलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, फंडामेंटल तो समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंट्रोलिंग कैसे काम करता है इसको समझिए। मान लीजिए ये मार्कर मुझे बनाना था। ठीक, मैंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया ऑपरेशन टीम को और मैंने कहा कि मुझे इसके 1000 पीसेस चाहिए। कितने चाहिए, 1000 पीसेस। प्रोडक्शन वालों ने काम चालू कर दिया। अब मैंने इनसे पूछा कि एक बात बताओ भैया, कितना यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हो तुम लोग। तो किसी ने मुझे बताया कि सर आपने 1000 बोला था। हमने कहा हाँ। 1005 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, कैसे हुआ। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, कैसे हुआ ये सब, इस चमत्कार कैसे हो गया भाई। 1000 यूनिट का सामान दिया तुमने, 105 कर दिए, 1005 कर दिए। ठीक,
फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, इसके पहले जो लेबर लगा था वो वेस्टेज बहुत करता था, ये जो लेबर्स आए हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ओके कोई बात नहीं। अब अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार जब प्लानिंग करूंगा तो उतने ही रॉ मटेरियल में मैं स्टैंडर्ड क्या सेट कर दूंगा, 1005 यूनिट, और फिर देखूंगा कि 1005 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या कि कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला है, ए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैसे, समझिए, जब कंट्रोलिंग होती है तो मन में एक ये रहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल है, ठीक है ना, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं ये कहां जा रहे हैं, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिससे हम अपने गोल को अचीव करना है। अगर जरा सा भी डेविएशन नजर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, सुधार कार्य कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कंट्रोलिंग करते हैं हम उसमें बीच में, ठीक है ना, ऑडिटिंग करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। कंट्रोलिंग क्या है, एक तरह का एक एक वन वे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप इधर उधर डेविएट होकर कहीं नहीं जाएंगे, आप सीधे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव करेंगे। दूसरा है, हेल्प्स टू जज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड। बहुत से लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि जो अचीव नहीं किए जा सकते, आउट ऑफ रेंज होते हैं, और ये मार्केटिंग में बहुत किया जाता है। पता चला सेल की जरूरत है 500 यूनिट की, तो बताएंगे 5000 यूनिट बेचना है दोस्तों, और अगर 5000 यूनिट नहीं बेच पाए तो सर कटा देना, ना कटा लोगे तो इससे बढ़िया है सर कटा लेना। इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं अर्जी फर्जी टाइप से कि बंदा वो 500 की जहां जरूरत होती है 5000 वो बोले होते हैं, नहीं 5000, 3000 तो बेच ही देता है। कंपनी को कितना चाहिए था सेल उस टाइम पर, 500 की, बेच कितना दिए, 3000। तो मैनेजर पीठ थपथपाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, और फिर अकेले में ले जाके सुनाता है 5000 बोले थे नालायक, 3000 बेचे हो। तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं कि जो अनअचीवेबल होते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में अगर आप कह दें कि नहीं भैया 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी और कैपेसिटी आपकी जो फैक्ट्री की है वो 500 यूनिट की है, तो आप दुगना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक दो बार अगर डेविएशन आया, एक दो बार अगर आपके उसमें इवैल्यूएशन में और आपके कंपैरिजन में डेविएशन आ रहा है, तो ये मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने स्टैंडर्ड को वेरीफाई करें, चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अनरीचेबल अनअचीवेबल हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो यहां पर जो कंट्रोलिंग है ये मदद करती है मैनेजर्स को ये चेक करने में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो अचीवेबल है या नहीं है। अगला पॉइंट, इंश्योर्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस साथ साथ ये भी मैंने बताया था ना, पिछला वाला एग्जांपल, ये मार्कर वाला, कि 1000 बनाने के लिए कहा था तो 1005 हुआ, तो पता चला कि हमारा जो पिछला वर्कर था वो वेस्ट बहुत करता था, इसलिए हम यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, 5 यूनिट हमारा लैक कर रही थी। क्लियर है। तो यहां से क्या पता चल जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कहा कि नहीं हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हम 950 यूनिट पर आकर अटक गए, तो पता चला हमने इसका जब सर्च किया, अंदर देखा, एनालाइज किया, तो आप याद करिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें देखा हमने मोशन स्टडी को ध्यान में रखा, हमने इसमें टाइम स्टडी को ध्यान में रखा, तो पता चला अरे हम तो भैया अपने रिसोर्सेज अपने लेबर को सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम इनसे 10 घंटा काम करा सकते थे, उनको 8 घंटे पे हम छोड़ देते हैं। अगर हम ये 2 घंटे इनसे और एडिशनल प्रोडक्शन करवाएं तो हम 1000 यूनिट का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, कंट्रोलिंग इसमें भी मदद करता है ये देखने में कि आपका जो रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। अगला डी पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा जब खेत जोता जाता है हल में दुई बरधा यानी कि 2 बैल लगाए जाते हैं, हमारे गांव में बरधा कहा जाता है। तो जब 2 बैल लगाए जाते हैं, अगर वो दोनों ऐसे ऐसे करके भागे, समझ रहे हैं, तो वो हल सीधा सीधा चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट हैं सब अपना झंडा ऊंचा करके भैया हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम खराब काम कर रहे हो, कभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा? कभी नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग क्या कहता है, कंट्रोलिंग कहता है ईच डिपार्टमेंट से ये अपना अपना काम करो, कायदे में करो, ठीक। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि तुमको ये चीज अचीव करनी है, ठीक। और सभी लोग अगर अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे या कंट्रोल्ड वे में काम करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस को। छोटा सा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे
हमने कहा कि परचेसिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने एक डेडलाइन रख दी। सुनिए, हर महीने में आपको किसी भी हालत में 5 तारीख तक रॉ मटेरियल खरीद के स्टॉक में रख देना है। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इतना रॉ मटेरियल क्वांटिटी और 10 तारीख तक आपको रख देना है। क्योंकि मैं हर महीने जो मेरी प्रोडक्शन साइकिल है वो 18 तारीख को उस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। 8 दिन का मैं बफर लेकर चलता हूं कि इन केस मान लीजिए कामचोरी मकड़ागिरी सवार हो गई किसी इंप्लॉय के, तो वो उस भी गैप में फुलफिल कर लेगा। या मान लीजिए प्रोडक्शन प्रोसेस किसी तरीके से तेज हो गया, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट आएगी या डिमांड बढ़ने लगी, हमने प्रोडक्शन को और इंप्रूव कर दिया, इम्प्रोवाइज मशीनरी लगा दी, तो हो सकता है कि 18 तारीख की जगह हमको 15, 14, 13, 12 में ही जरूरत पड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, बफर लेकर चले। तो हमने क्या बोला, हमने कहा परचेज डिपार्टमेंट से कि 10 तारीख को इतनी क्वांटिटी आपको लाके रखनी है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया इनके काम के लिए। वो क्या करेंगे भाई साहब, अपना पूरा बुरिया बिस्तरा बांध एकदम छान मून के तैयार रखेंगे। इनका काम हो गया। इनके काम होने के बाद हमने क्या बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, आपको 15 तारीख से पहले पहले, क्योंकि आपका प्रोडक्शन साइकिल 18 को आता है ना, 15 तारीख को आपको चेक कर लेना है अपनी आइटनरी कि आपके स्टॉक में इतना रिसोर्स आ गया है, रॉ मटेरियल आ गया है कि नहीं आ गया, आपके पास इतने लेबर है कि नहीं है। ये सारी चेकलिस्ट आप हमको 15 तारीख को दे देंगे, 16 तारीख नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, वो टाइमली 15 तारीख को सारा रिपोर्ट दे देंगे। हमने पैकेजिंग डिपार्टमेंट से बोल दिया कि जैसे ही अगले 18 तारीख को प्रोडक्शन चालू होगा और अगले महीने की 13 तारीख आएगी, ठीक है ना, मुझे सारे बंडल्स पैक चाहिए। तो क्या कर रहा हूं मैं, सबके लिए एडवांस डेट लगा लगा कर मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। परचेजिंग वाला 10 तारीख को लाके धर दे रहा है, प्रोडक्शन वाला 18 तारीख को काम खत्म कर दे रहा है, जो आपका पैकेजिंग वाला है वो 13 तारीख 15 तारीख से काम चालू कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है। ये मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हालांकि इतना टाइम मिलेगा नहीं, सिर्फ जानकारी मात्र रखिए। अगला है क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड एक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर एंड एक्शन को इस तरह से ध्यान रखिए, ऑर्डर एंड एक्शन इस तरीके से है कि जहां पर कंट्रोलिंग होता है वहां पर डिसिप्लिन होता है, और जहां पर डिसिप्लिन होता है वहां पर ऑर्डर और एक्शन। ऑर्डर और एक्शन का मतलब समझिए कि जो हर एक्शन है ना वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है, तो डिसिप्लिन्ड वे में काम होता है जहां पर कंट्रोलिंग होती है। और जहां कंट्रोलिंग नहीं होती है वहां पर क्या होता है, जिसका घर बन रहा हो वो देख ले, अगर उनके यहाँ पर जो मिस्त्री वो ढीला ढाला सा है तो लेबर लिए, हाँ भैया आ रहे, तो तुम भी चलो आ रहे हैं, वो एक लेबर 2 लेबर को और लेके चला जाता है, तो क्या है, लूज कंट्रोल है वहां पर, तो काम भी बेकार होता है। और जहां पर थोड़ा वो टाइट है, स्त्री क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी देर में कोचा करता है उनको। यही क्या है, यही कंट्रोलिंग है। वो देखता है कि इधर उधर तो नहीं भाग रहे हैं, डेविएशन तो नहीं हो रहा इनका दिमाग की, मसाला बनाना तो मतलब दूसरा मसाला बनाना चाहिए, पुड़ियम धर के ऐसे ऐसे हिला रहे उसको कि हाँ अभी फाकेंगे इसको। तो ये सब क्या है, एक डिसिप्लिन्ड वे में काम होता है, किसकी वजह से, कंट्रोलिंग की वजह से। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, क्रिएट करता है ऑर्डर एंड एक्शन का एटमॉस्फेयर, ठीक है। सीक्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ये क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को कि भैया अच्छे से काम करना है, क्योंकि अगर बाद में कोई डेविएशन निकला और उस डेविएशन के लिए आप जिम्मेदार हुए तो भैया आपको ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये भी बात कॉर्पोरेट में एकदम सीधा साधा फंडा है। कॉर्पोरेट में सैलरी पूरी फिक्स नहीं होती है, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल होती है, और वहीं वेरिएबल वाले से ही मात खा जाता है इंसान। क्यों, जरा सी गलती हुई तो वेरिएबल सैलरी धड़ाम से नीचे गई। इसीलिए कॉर्पोरेट वाले बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, सरकारी वाले कामचोर हो जाते हैं। आज की डेट में सरकारी को भी आप सैलरी जो है, सरकारी सैलरी उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में कर दीजिए। अभी ये जो धरना फरना दे रहे थे ना ये ग्रुप डी वाले, अभी सब छोड़ छोड़ भाग के प्राइवेट सेक्टर में भाग जाएंगे, क्योंकि काम चोरी की लत लग गई है। ऐसा नहीं कि हम सरकारी नौकरी नहीं चाहते, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना वो कहीं ना कहीं, भाई सरकारी नौकरी इंसान क्यों चाहता है, श्योरिटी ऑफ जॉब, श्योरिटी ऑफ सैलरी, व्हाट अबाउट द वर्क, काम के बारे में बताइए ना। जहां काम करने की बात करेंगे किसी पूछ रहा है, जैसे मास्टर वाली बात कर ले, खुलेआम बात कर रहे भैया, मास्टर बनने के लिए पीछे क्यों भागते लोग, एक शब्द है, एक लाइन है, कहते हैं कुर्सी तोड़न चल के वहां पर। कुर्सी तोड़े मतलब ये नहीं कि पटक तोड़ डालेंगे, कुर्सी तोड़ने मतलब पड़े रहेंगे कछुए की तरह, ऑक्टोपस की तरह ऐसे पड़े रहेंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ना। वहां पर क्या है, लेथार्जिक काम होता है, वहां पर मोटिवेट नहीं होता एम्प्लॉय, जबकि कंट्रोलिंग क्या कहता है। अच्छा उसी टाइम पर देखिए,
अगर ये पता चल जाए, अभी आपको छोटा सा एग्जांपल सरकारी में बता रहे हैं, अभी ये पता चल जाए कि आपके यहाँ ऑडिट है, बीएसए से या कोई और शिक्षा परिषद से कोई आदमी आ रहा है चेकिंग के लिए, तो देखिए ले झाड़ू पोछा एकदम डेस्क टपका देंगे, दीवार पे लिखवा देंगे, रजिस्टर मेंटेन कर देंगे। क्या है? एक कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है किसको? एम्प्लॉइज को। सरकारी एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर दिया भाई, अब और क्या चाहिए? जो चीज सरकारी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दे और उससे काम करवा ले, वो ब्रह्मास्त्र दुनिया का। समझ गए? तो कंट्रोलिंग क्या करता है? एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है एक स्टैंडर्ड वे में काम करने के लिए, एक प्री डिफाइंड वे में काम करने के लिए, ताकि वक्त पड़ने पर, देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अच्छे डिजायर्ड वे में काम कर रहे हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था 105 यूनिट की, तो इसका आपको प्राइस जरूर मिलेगा, इसका वो क्या कह सकते हैं कि पारितोषिक जरूर मिलेगा। ठीक है ना? इसमें कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में एक चीज बहुत अच्छी है, आपके एफर्ट को नोटिस किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना दिए गए हैं कि प्रमोशन भी तुमको इस बेसिस पे मिलेगा, उस बेसिस पे मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में भैया ऐसा नहीं है। प्राइवेट में जो करेगा वही बढ़ेगा, और जो करेगा वही भरेगा भी, दोनों ही है। जो करेगा वो बढ़ेगा, जो करेगा वो भरेगा, दोनों ही तरीके से है। चलिए अगले पार्ट में है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। कितने स्टेप्स हैं? 5, गिनती के 5। सबसे पहला क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस डेट पर करना है, ये सारी चीजें पहले स्टेप में डिफाइन हो जाती है। इसको स्टेप नंबर 1 कहते हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया था 90% वाला, अब हमने मेहनत करना चालू किया। हमने क्या किया? मेहनत करना चालू किया। उसके बाद हमने देखा, मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कितना आया? 88। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, तो पता चला 90 डिजायर्ड था, 88% लेकर आए हैं। ठीक है? फिर क्या हुआ? एनालाइजिंग द डेविएशन। ये जो 2% का डेविएशन आया है, जो 2% ये रह गया हमारा अचीव करने के लिए, इसमें कहां कहां कमी थी, तो पता चला बहुत से लोग घूम रहे थे बजूका। हमारे यहाँ पर जो बाहर के लोग देख रहे होंगे, कानपुर से बाहर वाले, उनको नहीं पता, उनको बता दें, यहाँ एक तो अपना टाइम आएगा, एक तो बजूका और 2-4 ठो हैं। तो लड़का पार्टी वहीं घुसी रहती है दिन भर। ठीक? इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरीज जो भी चलता है, फेसबुक ही आए रहे हैं, कुछ लोग तो हुक्का पी के नसियाए रहे हैं। तो ये डेविएशन वहीं से आ गया। तो एनालाइज किया है बच्चों ने, जिसका जमीर जिंदा होगा वो एनालाइज जरूर करेगा। एनालाइज किए, कहे 2% कहाँ कम रह गया, दिमाग लगाए, कहें आज के बाद स्कूटर और स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर नहीं घूमेंगे। समझ में आ गया उनको कहाँ 2% की गड़बड़ी हो गई। करेक्टिव एक्शन क्या लिया? अब नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 2% से रह गए। ठीक है ना? खलता तभी है जब 1-2% से रह जाता है टारगेट। 10-15% से रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का, फिर से देख लीजिए। यहां पर स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यहां पर हम जो किए हैं उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अच्छा ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। फिर क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कि हमने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए था या कितना करना था। देन एनालाइजिंग डेविएशन, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ। करेक्टिव एक्शन, अब ये काम नहीं करेंगे अगर बुरा हो गया है, अच्छा हो गया है अब इससे भी अच्छा करेंगे। समझ में आ गया? तो इसके बाद एक चीज और होता है, करेक्टिव एक्शन के बाद फर्दर क्या होता है? प्लानिंग करते हैं। इसको भी समझ लीजिए, जो टॉपिक हट गया सिलेबस से उसको भी समझ लीजिए। करेक्टिव एक्शन के बाद हम क्या करते हैं? फिर से हम प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग में क्या करते हैं? नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक? फिर से प्रोसेस चलता है ये ऐसा। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर ट्विन सिस्टर्स, प्रूव इट। ये इसीलिए करेक्टिव एक्शन के बाद हम क्या करते हैं? फिर प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग में क्या करते हैं? नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं डेविएशन को, और जो भी आता है करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक? आशा करते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा है वीडियो तो भैया लाइक कर दीजिएगा। बहुत से लोग तो मतलब बटन दबाने में ऐसा लगता है जैसे मतलब इनके चरचराए जा रहे हैं अंगूठे एकदम से। ठीक है ना? और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नया वीडियो आएगा तो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? चल रहे हैं, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।